ना। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 2 3 4 5 ना। अगर ये हम हैं, ये हमारी संतान है, तो ये हमारे बाबा है, मतलब इसके बाबा है, पांचवे से पांचवा। ठीक है, तो ऐसे ही रिश्ते सारे घूमेंगे इसमें। अब हम थे किस पे, 10वें पे। 9वां बता दिया, 10वां भी अभी बता ही दिया कि प्रोफेशन देखना होता है, तुम 10वां देखते हैं, कर्म क्षेत्र हम 10वां से देखते हैं। यहाँ पे मंगल बैठा है, सूर्य बैठा है, तो हम समझ लिया अच्छा गवर्नमेंट अथॉरिटी से कुछ काम हो जाएगा इसका। तो जैसे मंगल सूर्य बैठा है, कल अपने ही ग्रुप में है वो आशीष बाजपेयी, तो उसने अपने बेटे की कुंडली ऐसे ही दिखाई कि यार देखो क्या कह रहा है। तो उसकी कुंडली में क्या था कि सूर्य यहाँ पे बैठा था और मंगल यहाँ पे बैठा था ना। तो उसने कुंडली दिखाई, उसने कहा यार क्या कर सकता है ये। तो हमने कहा यार ये जो है फौज में जा सकता है, पुलिस में जा सकता है, आईपीएस हो सकता है, जहां भी साहस की जरूरत है वो काम कर सकता है। ठीक है, तो उसने कहा हाँ यार ऐसी बात है, ये जो है एक कैंप लग रहा है, ऐसा ऐसा वहीं जा रहा है। तो हमने कहा देखो कितना लिंक्ड है, एक कर्नल है वो उत्तराखंड में कोई तो कैंप लगाते हैं, वो कितना लिंक्ड निकला। एक लाइन कही, उसी का आंसर उसने तुरंत दे दिया कि हाँ ऐसा ही जा रहा है। तो इसका मतलब है हाँ कुंडली बहुत कुछ बोलती है। अच्छा ये हो गया, खत्म करें 10वां भाव। अब 11वां भाव क्या बताएगा। 11वां भाव बताएगा आपका सोशल सर्किल कैसा है, आप किन लोगों से मिलते हो, आपके सोशल सर्किल में कौन लोग हैं। ये बहुत प्रभाव डालता है आपके ऊपर। क्यों डालता है इतना प्रभाव है। ये 11वां है क्या, 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ से गिनो 11वें से, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखो तुम्हारी एजुकेशन कैसी होगी, इसमें 11वां भाव बहुत इफेक्ट डाल देता है। ये हमारे मामा के लड़के ने जो है ये किया है इंजीनियरिंग, और हम भी वही करेंगे। वो अरे यार वो शर्मा जी का लड़का है, देखो वहां पे है। वो शर्मा जी कहाँ से आ रहे हैं, मामा कहाँ से आ रहे हैं, इनका सोशल सर्किल है। तो देख अरे यार वो साइंटिस्ट बन गया, बीएससी किया था उसने, वो वाला फॉर्म भर लो। मतलब एजुकेशन में 11वें भाव का रोल आ रहा है, क्योंकि वो 7वीं दृष्टि मारेगा वहां पे। तो जो 11वां भाव है वास्तव में वो लाभ का है ना। अब लाभ जैसे जैसे सब कुछ होता है, पत्नी से लाभ है, दोस्त से लाभ है, मामा से लाभ है, साली से लाभ है, उसका 11वां देख लो। 11वें से 11वां देखो, जिस साली से 11वां, मतलब जिसका देखना है उसका 11वां कौन है, तो उससे लाभ। जैसे इससे सुख है, ऐसे दो इससे क्या लाभ, मतलब बच्चे से लाभ है तो बच्चा क्या लाभ, फिफ्थ से 11वां, किसी से भी देख लो 11वां ना। तो मतलब कुंडली बहुत यूनिवर्सल चीज है, आपके दिमाग में जो आता है वो कुंडली बताता है। तो जैसे अच्छा। 5वें से 11वें देखे स्थिर होके देखना है, सोच एकदम स्थिर रखो, मतलब हड़बड़ाओ नहीं। 5वां संतान और संतान से सुख है हाँ, कि संतान का सुख देखेंगे 11वां, चौथा सुख अलग है, लाभ अलग है। हाँ। अच्छा, आपके पास में है, मम्मी मम्मी कर रहा है, आपके काम कर रहा है, संतान का सुख है। वो दूर बैठा है, पैसे भेज रहा है, लाभ है ना, शुभ लाभ। तो पास में है और दूर है, तो उसका सुख है। 5वें से 5वां सुख देखेंगे, 5वें से चौथा, 5वें से चौथा सुख देखेंगे, 5वें से 11वें लाभ। हाँ अरे अब लाभ ले लो या शुभ ले लो, तब सुख ले लो। भाई सुख लेना है तो आओ, मम्मी 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 ये बना दे, मम्मी वो बना दे, यहाँ घुमा लाए। वो मम्मी वो आपको सुख दे रहा है। अच्छा सुख तो नहीं दे रहा है, वो वहां बैठ के कमाता है और पैसे ट्रांसफर करता है। हाँ, लाभ है, लाभ है। तो आपके दिमाग में क्या ही आ सकता है, सबका आंसर हमारी ये कुंडली है। इसलिए इसको एकदम सीरियस होकर अध्ययन करने इसका। और ये जब आएगा ना तो किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मतलब भाव याद होने चाहिए कि भगवान 7वां अपने क्या आप है, आपको 11वां सब क्या बताएगा। है, 9वां क्या है। और आप हमेशा दिमाग में रखना, कुंडली पढ़ना, कुंडली आना और प्रिडिक्शन करना ये अलग अलग बात है। आप बहुत अच्छे इंटेलिजेंट थे पढ़ने में, बुद्ध आपका बहुत अच्छा था, आपने हर चीज स्टडी कर ली ना, आप बोर्ड पे बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, आपकी प्रिडिक्शन 0 हो सकती है, क्योंकि ये तो भगवान की कृपा पे चलना है, उनके आशीर्वाद से चलना है।
अच्छा, जो ज्ञान है वो बृहस्पति है, और ये जो कैलकुलेशन बताते रहते हैं ये बुध है ना। हमने हाई स्कूल किया, इंटर किया, बुध है। हमने ये सीखा वो सीखा, बुध है। जहां पे हम ज्ञान की बात करेंगे ना, जहां दैवी कृपा की बात करेंगे, वो कहेंगे बृहस्पति। जैसे जो हमारे पराशर ऋषि डैडी हमारे, जिन्होंने ज्योतिष के जितने भी नियम थे उसको संकलित किया, वो जो पराशर ऋषि थे इनके बारे में कहा गया कि ये तत्व वेदता मतलब तत्वों का ज्ञान रखने वाले। तत्व हमने बताए थे 5 एलिमेंट होते हैं, 5 एलिमेंट का। अच्छा, त्रिकालदर्शी कौन होता है? जिसके ऊपर बृहस्पति की कृपा हो, वो त्रिकालदर्शी। तो त्रिकालदर्शी थे हमारे वो पराशर, और तत्ववेदता भी हमारे पराशर। तो एक स्टडी होना और दैवी कृपा होना ना। तो अगर हम चाहते हैं हम इसमें सक्सेस हो, तो हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना है, दैवी कृपा का भी और स्टडी का। जब दोनों साथ में चलेंगी तो मजा आएगी। अच्छा, स्टडी कम हो जाएगी, चल जाएगा, क्योंकि वो दैवी कृपा आपको वो दे देगी। तो सबसे बड़ी चीज है दैवी कृपा है आप सबसे ना। अच्छा, इसमें एक और तो भी दैवी कृपा कैसे देखेंगे कुंडली? वो भी बताएं। अच्छा, जैसे इसमें होता है ज्योतिषियों के ऊपर बड़ा हिसाब होता है कि आप जैसे किसी चीज का कुछ मतलब हर चीज का अपोजिट होता है यार। अगर आप कुछ क्रिया करोगे तो उसकी प्रतिक्रिया भी होगी ना। आप किसी का दुख दूर कर रहे हो, अच्छा प्रकृति के काम में हस्तक्षेप कर रहे हो, तो उसका दंड भी मिल सकता है। तो आपको देखना है कि कितना हस्तक्षेप करना है, और उस हस्तक्षेप को अपने से कैसे बचाना है। अपनी क्लीनिंग भी करनी पड़ती है, अपनी क्लीनिंग करती रहनी चाहिए। आप जितना ज्यादा उपाय बांट रहे हो, उसका सही कर रहे हो, उसका भला कर रहे हो, अपने फेवर का भी ध्यान रखना ना। ये हमारी ज्योतिष थोड़ी शापित भी है, और क्रिया प्रतिक्रिया होती है यूनिवर्सल लॉ ना। अब अगर भगवान आपको चुनते हैं उसका भला करने के लिए, तो वेल एंड गुड, वो तो भगवान है। या आप जो है, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि सारे कार्यों को मुझे समर्पित कर दो, कोई कर्म होगा ही नहीं, तो अकर्म होके भगवान को साक्षी मान के ज्योतिष का काम करो। भगवान को साक्षी मान के ज्योतिष का काम करो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। कुछ लोग डरते, अरे यार ज्योतिष का काम करेंगे, हमारे ऊपर ये हो जाएगा, हमारे ऊपर वो हो जाएगा। हमारे मामा करते थे तो लास्ट में ऐसा हो गया था। वो डरते, क्यों डरते? कि हम इतने लोगों का भला करेंगे तो प्रतिक्रिया हमारे ऊपर ना हो जाए। इसका उपाय क्या है? आप भगवान को साक्षी मान के, भगवान ने हमें ये कम दिया है, वो कर रहे हैं, बस बच गया। एकदम सीधी सी लाइन, ये सबको बताने की जरूरत नहीं है अपने तरफ ना। जो फील्ड में है वो समझे, जो बाहर के हैं वो क्या समझते हैं, क्या ही समझाएंगे ना। तो ज्योतिष एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे 12 भाव दिखाए हैं, हमें लगता है अभी 12वां जो भाव है उस पे नहीं आए। 12वां भाव क्या कहेगा? 12वां भाव कहेगा व्यय, किसी चीज का खर्चा, शरीर का भी खर्चा। 12वां भाव देख लो, लग्न का खर्चा उसका 12वां, अच्छा शरीर का खर्चा भी 12वां। तो जिस चीज का खर्चा देखना है उससे 12वां। तो जो 12वां भाव है वो ध्यान मेडिटेशन का भी है, कल्पना का है, कल्पना शक्ति तुम्हारी कितनी अच्छी है उसका भी है, खर्च का भी है, इसे लॉस का भी कहते हैं, इसे लॉस का भी कहते हैं, व्यय का भी कहते हैं, नौकरी, और इसको परिवर्तन का भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं 12वें भाव। जैसे किसी की नौकरी छूट गई तो नौकरी बदली या नौकरी छूटी, 12वें भाव से देखो। ट्रांसफॉर्म हुई या छूटी, लॉस हो गया या ट्रांसफॉर्म हो गया, ये हम 12वें भाव से देखें। तो हमें लगता है 1 से 12 भाव कुछ क्लियर हुए होंगे थोड़े बहुत ना। ऐसे ही धीरे धीरे और क्लियर करते बैठे ना। तो अभी तक तो जो हमने दिया था, अब देखो शुरू वाला रिकैप तो देख ही ले, किसको कितना याद है। आपको तो याद ही होगा, आपको सबको आता है। तो ये शनि किस भाव, किस राशि में हो चुका है? शनि तुला राशि में। और बृहस्पति किस में नीच का है? मकर राशि। एकदम सही, बहुत समझदारी, बहुत सही। आप लोगों को तो याद ही होगा, आपको तो सब याद होगा ना। आप हमें बता दो कि चंद्रमा किस राशि में उच्चता है? किस राशि में उच्चता है? वृषभ। वृषभ ना।
थोड़ा उच्च नीच याद करके रखिए। ये टोटली याद करना मंगल पड़ेगा। किस राशि में नीच है? मकर। तो पढ़ा वाला सुन नहीं लो। नहीं नीच का मंगल नीच का किस राशि में? कर कर्क में नीच है। कितने समझाया था तब भी तो याद है किसी को। आपको याद है। याद रखने के लिए हाँ मैं इसको बता दूं, जैसे कि कंफ्यूजन होता है जी। ये ऊंच नीच स्वग्रही, इसमें कंफ्यूजन है, तो मैंने तोड़ निकाला है, पता नहीं मैं सही हूँ कि नहीं, मैं इसीलिए आप मुझे बताएंगे। याद इसका मतलब सही है। हाँ। लॉजिक इससे अपने से भी बहुत सारे लॉजिक बन सकते हैं ना। हम किताबों पे बहुत ज्यादा डिपेंड रहेंगे ना, तो वो एक चीज लिख देंगे अच्छी उसका बात है, मतलब होता क्या है बताएंगे। भैया, कोशिश बहुत करते हैं याद करने की। कंफ्यूज हो जाता है। एक तो अगर इस पे आप बिल्कुल एकाग्र होके नहीं बैठेंगे तो आपको हाँ। कुछ आएगा नहीं है, सब कुछ भूल के आपको पहले बैठना दिन है। में हमने यही भले कहा आप था, आधा घंटे का समय कंसंट्रेशन दें, पावर वो वही बढ़ाइए। हो नहीं पाता है। जो मुझे मैंने जो जिस तरह से याद हाँ। किया, मैं सही की हूँ कि नहीं, ये आप लोग मुझे बता दो। जैसे सपोज दैट कि सबसे पहले याद देगा कि ये राशि क्या है यहाँ की, ठीक है। राशि हो गई, स्वग्रही स्वामी हो गया, स्वग्रह हो गया, समझ में आ गया ना, उच्च ग्रह एंड नीच ग्रह। ओके, सबसे पहले इस इसमें वाले एक हाउस मूल को, त्रिकोण कम है। वो अभी चलिए, नहीं कोई याद बात है मुझे। हाँ ठीक। अरे याद है आप ये भूल गई मूल त्रिकोण क्या है। मूल त्रिकोण नहीं याद है आपको, पर वो याद है जो उसका मतलब है। चलिए लिखे आगे लिखे बढ़ते को हैं। पता नहीं नहीं है। आप बता दो। नहीं आप हमको बता पता है कि आपको याद है। जैसे फर्स्ट राशि मेष हम्म, है ना, ओके। स्वग्रही स्वामी मंगल, हम्म, उच्च का यहाँ पे सूर्य, ओके। नीच का शनि, बिकॉज दे आर अपोजिट, राइट। सही। इसी तरह से मैंने ये चीजें याद की हैं। तो क्या ये तरीका याद करने हाँ, का सब हाँ जैसे सही से है हो सकता सही है आपको सही है। जो तरीके से याद हो वो तरीका हाँ, ठीक है। सेकंड हो सही गया है। वृषभ, है ना, हाँ, वृषभ, और इनका हो गया शुक्र, जो स्वामी हुए, हम्म, शुक्र हो गए इनके, ठीक है। और उच्च का हो गया चंद्रमा, हम्म, ठीक है। नीच का इसमें नहीं है, कोई नीच का इसमें नहीं लिखा था, सही किसी बात, इसमें सही नीच में बात, नहीं आया सही। था। अगेन देन मिथुन, ठीक है। इसी तरह से, सॉरी मैंने नहीं, नहीं, कोई इसी बात तरह से नहीं मैंने बना याद लीजिए किया। हम लोग। नहीं, नहीं, हो जाए। ऐसे ही हाँ, बना वही। लीजिए। हाँ। बात तो वही, वो उन्होंने अपने से भी वैसे बना बनाया सकते हो, है, अपने आप अपने से से भी बना बना लो। सकते अपना अपना तरीका है। हो। हाँ, आप कैसे याद कर सकते हो। अरे कुछ लोग तो ऐसे याद कर लेते हैं कि हमने अपने बेटे की कुंडली देखी, इसमें ये नीच है तो वो तो याद ही वो है। तो याद ही ये है। अच्छा, हस्बैंड की देखी, इसमें ये उच्च नीच का था, वो तो याद ही है। तो फिर बचते 2 ही 3 तो वो याद कर लिए वो याद कर लिया। ना। तो अपने से हाँ, जब ये कॉन्सेप्ट भी जब क्लियर किया। अपने से ये आप हाँ। रिलेट कर लोगे हाँ। किसी चीज को, हाँ, तो वो तो मालूम ही है। हाँ। अब जो नहीं बेचारा बच गया उसको याद कर लो। और क्या। कई बार अब कई लोगों की कुंडली देखोगे, अच्छा ये सहेली की कुंडली थी देखी, अच्छा इसका ये नीच का, चंद्रमा नीच का, अच्छा इससे लगता है ये। तो जब उस चीज को मिलाओगे ना तो याद नहीं करना पड़ेगा, हाँ। अपने आप ही देखते ही दिमाग कहता है कि ये है ना। और भाभी मूल त्रिकोण वो था, जैसे मेष मंगल का ना, मेष और वृश्चिक है ना उसकी, तो वो मेष राशि का फल पहले अच्छा करेगा। अच्छा, वो वाला, वो उसको मूल त्रिकोण उसमें कहते केवल हैं। तो ये चंद्रमा मुझे को पता याद था कि रखना है आपको पता है, आप ये जानना भूल गए कि कि इसको मूल चंद्रमा त्रिकोण से कहते मुझे हैं। वो 1, 5 और 9 हाँ, वो नहीं, वो नहीं। वो याद आ अच्छा वो सब याद है। इसका मतलब बताइए कि काम त्रिकोण कौन सा है? धर्म त्रिकोण है फर्स्ट, 3 एंड 9। 5 ये 5 है। 5 सॉरी, 1, 5, 9। सॉरी, ठीक है। और धर्म के बाद था धन, काम, अर्थ। धन, हाँ अर्थ, काम, हाँ अर्थ, काम। पहले सेकंड, धर्म हो गया, अर्थ करिए। सेकंड था, हम्म 6 था हम्म एंड 10 था, हाँ, क्योंकि सही है। इससे हम लिखेंगे अर्निंग क्या थी, हाँ, हाँ, सही बात। गुड। है ना, राइट। एंड इच्छा, काम, वाला। हाँ काम, कामना, काम, इच्छा, काम। काम, इच्छा, 3 हाँ, हाँ 3 से 3 साथ गया है। बना दीजिए, बना अब दीजिए। इसमें करना क्या है, इसमें हमें इतना टाइम नहीं लेना है ना, क्योंकि जब हम कुंडली देखेंगे तो क्या होता है, हमने देखा और समझ गए। अगर हम गिनने बैठेंगे ना तो मजा नहीं आएगा। इतना ज्ञान मतलब क्या है, तो नहीं मतलब क्या है, हमें प्रैक्टिस बढ़ानी है अपनी ना। कुछ भी बोले तो आप तुरंत समझो ना। इसमें क्या है, प्रैक्टिस बनाएगी परफेक्ट ना। तो आप कितनी प्रैक्टिस कर लो,
एक कुंडली को किसी की लेके उसका हाँ, प्रैक्टिकल वही। क्योंकि अभी वो हमने सारी बातें पढ़ाई नहीं है तो उसमें नहीं आएगी नहीं तो हम भैया कह रहे हैं जो कह रहे हैं मैं उस पे थोड़ा सा पहले हाँ, वो बातें बता दे जो आपको जाननी है। अभी तो नक्षत्रों पे ही नहीं आए नहीं, अभी तो क्योंकि अभी हमें नक्षत्र पे कोई बात बतानी है लेकिन पढ़ाया है नहीं तो कैसे ही बताएं। पहले जब हम बेसिक खत्म कर देंगे फिर सबकी कुंडलियां लेंगे और जो सीखा है उस पे देखेंगे वो अप्लाई हो रहा है। अभी जैसे 12 भाव क्लियर हो गए कुछ 9 राशियां 9 ग्रह तो याद ही होंगे ना। तो अगर 9 ग्रह याद है तो 12 राशियां भी याद होंगी। 12 राशियां याद है। अच्छा 5 एलिमेंट याद है? अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश। नहीं तो किसका कौन सा है? हाँ जैसे हम पूछे आपसे कि अग्नि की कारक राशियां कौन सी? मंगल राशियां 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 मेष सिंह वृश्चिक वृश्चिक 1 5 9 अच्छा ये सिंह अगर किसी को लिखा है तुमने कि नहीं लिखा? एसिडिटी की समस्या है हाँ तो वो अग्नि इसी से कौन सी राशियां हैं? मेष सिंह और कोई कहता है हमें जोड़ में दर्द है, क्या समझ में आ रहा है? अगर हमने कहा है हमारे जोड़ में दर्द है आपको क्या समझ में आया? पाँच से रिलेटेड है तो बृहस्पति। नहीं लॉजिक बताओ। घुटना कौन सी राशि है? 10th वाली 10th हाउस तो शनि उसको रिप्रेजेंट करेगा। और शनि जो की वजह से- जो शनि रिप्रेजेंट करेगा इसका मतलब है वो वायु तत्व की बात करेगा। शनि जिसको रिप्रेजेंट करेगा वो वायु से, वो वायु से संबंधित रोग घुटने में दर्द इसीलिए होता है हाँ वायु इम्बैलेंस है। और उसके लिए 10th हाउस होगा राशि राशि मतलब ये छोटी छोटी बातें खाली हम चाह रहे हैं कि आपको उस चीज को उठा के उससे लिंक कर दो। जांग मतलब मालूम तो है आपको मालूम है लेकिन जैसे लिंक आप करना पर्टिकुलर पूछ रहे हैं ना वो नहीं निकाल नहीं पा तो रहे हैं। लिंक वही तो आना है। मतलब हम ये नहीं कह रहे आपको आना चाहिए हम बता रहे हैं कि ये आ जाए। पिछली बार आपने हम ये नहीं कह रहे कि तुरंत आ जाए। तुरंत कैसे आ जाएगा? बता रहे कि ऐसे लिंक करने की कोशिश करो। और ये भी शनि रिप्रेजेंट करता है। ये मीन राशि है मीन। ये कुंभ है ये पैर आपके मीन है ठीक है। अब आते हैं सब हो गया। अब आओ जो ब्रह्म ज्ञान है जो ऋषियों ने हमें दिया वो ब्रह्म ज्ञान दिया नक्षत्रों का। अच्छा नक्षत्र क्या होते हैं? नक्षत्र हमने कहा भाई तारों का समूह है उसे नक्षत्र कहते हैं। जैसे ऊपर देखा उन्होंने कहा अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 अच्छा ये तारों का समूह है और ये आकृति बना रहा है तो उन्होंने कह दिया यार ये नक्षत्र है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमने कहा यार ब्रह्मांड क्या ब्रह्मांड 360 डिग्री पे ये ब्रह्मांड बन गया ये पूरा ना। अब ब्रह्मांड में ऋषियों ने कहा कि ये रिकैप में पहले से जानते हो इसके 27 भाग बराबर कर दिए 27 बराबर भाग कर दिए और 360 डिग्री को 27 बराबर भाग करोगे तो एक भाग का मान आ जाएगा 13 डिग्री 20 पहला ठीक है। फिर इसको और ज्यादा एक्यूरेट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि 4 भागों में बांट दिया ताकि इसके 4 चरण। फिर जो 4 चरण दिए तो इनको नाम दे दिया एक अक्षर दे दिया कि चा चू चीज। तो जो जो आया अक्षर तो उसी से हमने बाद में देखा कि कौन सा नक्षत्र आता है। तो इसने कहा भाई ये चा चू ली लो हाँ। तो आपने देखा कि भैया बच्चे का जन्म कब हुआ है? उसने कहा यार अश्वनी नक्षत्र था और ये चरण था इसका नाम क्या होना चाहिए? तो आपने देखा अच्छा अश्वनी नक्षत्र। अच्छा इसने कहा कि तीसरा चरण तो आपने देखो तीसरे चरण में क्या अक्षर लिखा है तो आपने कहा जो तीसरे चरण में अक्षर लिखा है इसका नाम इस अक्षर से होना चाहिए। अच्छा चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही जन्म नक्षत्र होता है। चंद्रमा जिस राशि में होता है वो जन्म राशि होता है। चंद्रमा कितना इंपॉर्टेंट है। राशि में है तो राशि बता दी नक्षत्र में है तो नक्षत्र बता दिया। अब आप एक बात को वैसे ही है रिकैप एक बार हम चाह रहे हैं कि रिवीजन हो जाए हल्का सा। तो 27 नक्षत्रों में बांट दिया। फिर हमने कहा कि इसी ब्रह्मांड को जब हमने राशियों में बांटा तो 12 राशियों में बांटा। तो फिर हमने कहा कि भाई एक राशि का मान 30 डिग्री है ठीक।
तो इसका मतलब है कि अगर हमें ये देखना पड़े कि एक राशि में कितने नक्षत्र आएंगे, भाई नक्षत्र तो 13 डिग्री 20 कला का है ना। तो हमने देखा कि एक राशि, मान लो ये मेष राशि है, इसका विस्तार इतना है, तो इसमें एक अश्वनी पूरा आ जाएगा 13 डिग्री 20 कला का, दूसरा भरणी भी पूरा आ जाएगा 4 चरण लेके, 2.25। हाँ, और कृतिका का एक आ जाएगा। तो आपने देखा कि एक नक्षत्र में, एक राशि में 2.25 नक्षत्र आ गए, और एक नक्षत्र के 4 चरण हो गए, और ये मोटा मोटा हो गया है। अब आगे चलते हैं। अब हमने कहा था कि आप जो है 27 नक्षत्र याद करो, कोशिश करो, जरूरी है। और याद करने का तरीका ये है कि अपने पूरे घर की कुंडलियां उठाओ और सबके नक्षत्र देख लो, तो याद हो जाएगा, अच्छा बेटा इस नक्षत्र में हुआ है, बेटी इसमें हुई है, पति इसमें है, देवर इसमें है, तो बहुत सारे नक्षत्र तो ऐसे याद हो जाएंगे। नहीं नाम नक्षत्र याद तो जो 1 2 3 4 नहीं, तो वो याद करना है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं है, ABCD सीक्वेंस में याद करना है, आज नहीं तो कल ना। वो एक तरीका हो सकता है कि हमने दिमाग में कुछ डाल रखा है। अच्छा, जैसे हमने कहा था कि वैदिक मंत्र होते हैं, उसमें नक्षत्रों का कुछ खेल होता है, और वो हम देखें क्या ही खेल होता है। जैसे जो स्वस्ति वाचन होता है हमारे यहाँ ना, स्वस्ति वाचन में क्या कहते हैं, स्वस्ति वाचन का कुछ याद है किसी को? याद करो, याद करो। भाभी को छोड़ के किसी को याद नहीं होगा। नहीं, अबे सोच नहीं, इनको खुद याद है। स्वस्ति वाचन याद है? नहीं। स्वस्ति न इंद्रो, हाँ। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, हाँ। क्या ही मतलब है इसका ना, ये तो सबको याद है। तो इसमें से देखो कैसे नक्षत्र बाहर आ रहे हैं ना, इसी में से नक्षत्र बाहर आए। उन्होंने, ऋषियों ने बात की है नक्षत्रों की, अब वो बात आप देख पाए कि नहीं, आप ये देखो कि वो बात आप देख पाए कि नहीं, वो बात सारी नक्षत्रों की कर रहे हैं। हमने देखा है कि 27 नक्षत्र आप ये देखना है कि कितने नक्षत्र, वो हर बात में, हर मंत्रों पे नक्षत्रों की बात करेंगे। एक तो अगर आपका अध्यात्म से कोई मतलब है या मंत्रों में कुछ रुचि है, तो आप उस मंत्र को कहो, उस मंत्र का अर्थ समझो और सोचो कि ये मंत्र आया कहाँ से। वो कहेगा यजुर्वेद से आया। अच्छा, यजुर्वेद में ऋषियों ने किसकी बात की है, तो कुछ कुछ क्लिक होगा है। और कम से कम जितना इस मंत्र में आया था उतने नक्षत्र थोड़े बहुत क्लियर हो जाए ना। तो जैसे कहा इसने स्वस्ति ना इंद्रो वृद्धश्रवाः, तो आप देखो जो हमारा ये स्वास्तिक बना हुआ है, कैसे स्वास्तिक बनता है, ये जो स्वास्तिक बना हुआ है ना, ये स्वस्ति वाचन का जो वो है मंत्र, उसी से बना हुआ है, और इसमें सारे नक्षत्रों का गेम है, इससे बना हुआ है। जब ये कहते हैं स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, मतलब क्या है, जो 14वां नक्षत्र है हमारा, अगर आप सीक्वेंस देखोगे तो मिडिल में कौन सा नक्षत्र आता है, वो चित्ता आता है। आप देखो लिखा है, चित्ता से देखो रेवती का नंबर क्या है, 27। इसके बाद देखो कि इस जो स्वस्ति वाचन है, इसमें 4 आपको नक्षत्रों का खेल दिखाएंगे। क्या है, सबसे पहले इन्होंने कहा भाई चित्ता नक्षत्र है, और आप सबसे पहले देखो चित्ता नक्षत्र क्या बीच में आया क्या? हेलो, हाँ बताइए, अभी बाद में बात करिए क्या चल रहा है। अब आप देखिए जैसे इन्होंने क्या किया, चित्ता, चित्ता नक्षत्र का स्वामी कौन है, मंगल।
चित्रा नक्षत्र का स्वामी है मंगल। हाँ, अब ये चित्रा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नक्षत्र है। हेलो। एक तो बीच में होता है चित्रा नक्षत्र, इसका स्वामी मंगल है ना। तो अब आपको याद रहेगा कि कुछ नक्षत्र कैसे ही याद हो जाएंगे। चित्रा नक्षत्र स्वामी मंगल मालूम है। अच्छा, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। तो इसमें कह क्या रहे, इसमें कहते हैं कि जो चित्रा नक्षत्र है ना, उसको इन्होंने कहा कि जैसे चित्रा नक्षत्र के देवता, अभी हमने बताया आपको स्वामी, फिर हम आएंगे इसके बाद देवता पे। तो इसने कहा चित्रा नक्षत्र के देवता इंद्र। क्यों, ऐसे कैसे हमने लिंक किया? उसने कहा वृद्धश्रवाः ना, जिसके बड़े कान है। तो हमने जब देखा चित्रा नक्षत्र को तो उसकी आकृति मिलती जुलती हमें लगी। तो जो ऋषियों ने मंत्र निकाले हैं वो नक्षत्रों से निकाले हैं, इसकी स्थिति से निकाले हैं कि चित्रा से 14वां नक्षत्र रेवती ना। अब रेवती से हमने देखा कि 14:45 ऐसे जब इनकी स्थिति देखी तो हमने जब बीच में इसको चित्रा लिया तो स्थिति ऐसी बनी कि एक चारों नक्षत्र ऐसे आ गए ना। तो जो इन्होंने, इनका कहने का मतलब है कि जो इंद्र हमारा मंगल करे ना। फिर इन्होंने कहा पूखा, या कुछ लोग कहते हैं पूषा, वैदिक वाले जो वेद मंत्र पढ़ते हैं वो पूखा कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं पूषा कहते हैं। तो अब सबसे पहले हमने देखा चित्रा नक्षत्र, ये इंद्र की बात कर रहा है ना। फिर हमने कहा इसके बाद क्या आएगा, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, फिर स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः ना। तो पूषा, पूषा का मतलब क्या है, सूर्य। पूषा का मतलब होता है सूर्य, जो हेलो। संसार का सारा ज्ञान देता है किससे बात कर ना। किससे तो बात वो कर रहे पूषा नक्षत्र पे आ गया। हम बात पूषा का कर रहे हैं, मतलब? बताइए क्या काम है। कि- हाँ, नहीं नहीं, पुष्य नहीं, पूषा का मतलब सूर्य से। तो वो कह रहा है कि जो संसार भाई को बोल रहे हैं। ऊर्जा देते हैं ना, वो सूर्य, उससे मंगल कामना कर रहा है। फिर कहता है, क्या कहता है, स्वस्ति, ये इसका देवता, रेवती का देवता हो गया सूर्य ना। रेवती का बुद्ध दिख रहा है भैया। वो स्वामी है, अभी देवता अच्छा, नहीं पढ़ाया देवता, है, sorry, फिर sorry, देवता की sorry, बात करेंगे। तो एक हिंट दे रहे हैं कि कैसे क्या होता है। तो जैसे वैदिक मंत्र पहले ही हमने स्वस्ति वाचन किया, तो स्वस्ति वाचन में हमने देख लिया कि 4 नक्षत्रों की बात कर दी इसमें, क्योंकि वो 4 नक्षत्रों की देवता की बात कर रहा है और देवता से आशीर्वाद ले रहा है। लेकिन वो है कौन, वो नक्षत्र है। इसका क्या मतलब हुआ, आप मोटा मोटा पॉइंट समझना कि सारी ऊर्जा, हम क्या है, कैसे हैं, क्या है, सब नक्षत्र बताते हैं। अभी हमने शुरू में कहा था कि व्यक्ति कैसा है, क्या चाहता है, क्या दिखाता है, कैसे करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति का नक्षत्र का स्वामी अभी है, पहले ये खत्म कर ना। श्रवण क्या होता है, श्रवण, वो जो श्रवण नक्षत्र होता है इसमें 3 तारे बने होते हैं ना। तो वो कहता है स्वस्ति नास्तक्षर्यो अरिष्टनेमि। तो यहाँ पे गरुण की बात की इन्होंने, इसमें गरुण की बात की। तो उसके स्वामी गरुण और वो विष्णु दोनों होते हैं। और जो पुष्य नक्षत्र होता है ये सबका राजा है, यानी जो आपका बृहस्पति से जो नक्षत्र जो बना, वो क्या कहता है, शुरू में आप जैसे वैदिक मंत्र पे आए तो क्या कहते हैं कि स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, आ गया 2 नक्षत्र ना। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्वदेवाः ना। तो ये पूषा और ये इंद्र 2 नक्षत्रों में निकाल दिया इन्होंने, पूषा और सूर्य को निकाल दिया और इसमें निकाल दिया। अब बचा आपका वो जो उसने कहा स्वस्ति नास्तक्षर्यो, उसने कहा श्रवण नक्षत्र के 3 तारे होते हैं। तो जो 3 देख करके दिख रहा है वो श्रवण नक्षत्र की बात कर रहा है, ठीक है। उसके देवता कौन है, उसके देवता है विष्णु भगवान, या कहीं कहीं पे गरुड़ भी कहा। तो एक देवता ये निकल गए। और फिर उसने कहा स्वस्ति ना बृहस्पतिर दधातु। तो जो बृहस्पति कह रहे हैं वो पुष्य नक्षत्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके देवता पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति।
तो इसका मतलब है जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो हमें ये नक्षत्र नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन जब आप मंत्र पढ़ोगे और उसको समझने की कोशिश करोगे तो पता लगा वो जो मंत्र था वो नक्षत्रों से बाहर आया था। तो इसलिए हमने देखा कि वैदिक मंत्र अधिकतर नक्षत्रों से लिंक्ड है। अब वो कभी कभी उसके स्वामी को लेके बात करेंगे, कभी कभी उसके देवता को लेके बात करेंगे, कभी कभी उस नक्षत्र के कैरेक्टर को लेके बात करेंगे। अगर आपके दिमाग में देवता, कैरेक्टर और स्वामी हैं तो आप डिकोड कर पाओगे कि ये मंत्र कहां से निकल रहा है। क्योंकि जब आप ऐसे पढ़ोगे और उसका अर्थ पढ़ोगे तो ये चीज कहीं नहीं दिखाई पड़ेगी। इसका मतलब है हमें वो चीजें देखने की कोशिश करनी है जो साधारण नेत्रों से नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि जो ज्योतिष है वो वेदों की आंख है, वेद की आंख, यानी वेद मंत्रों ने क्या कहा उसके तत्व को हम समझ पाए। तो अब जैसे ये हमने इंटरेस्ट में इसलिए बताया क्योंकि आगे अभी तक हमने आपको केवल नक्षत्र और उसके स्वामी की बात कर रहे हैं, अभी उसके देवता पे नहीं आया। देवता का हिंट इसलिए दे दिया कि आगे हम देवता पे आएंगे। हाँ? तो अभी फिलहाल आप क्या करोगे, 27 नक्षत्र, किसी को याद है 27 नक्षत्र टाइम से? नहीं याद है तो आप 9 करके याद करो। कैसे याद करो? वैसे ही अश्वनी, भरणी, कृतिका, चित्रा तक याद है। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। अच्छा, इसमें 2 कैच आ गए। जो पहला नक्षत्र था अश्वनी और जो नवा नक्षत्र था अश्लेषा, ये दोनों गंडमूल में आएंगे। गंडमूल बताया था मैंने ना, जब भी जैसे राशियां बताई थी ना, जल से अग्नि में जब राशियां आती हैं, जब राशि और नक्षत्र जहां पे खत्म होते वो गंडमूल होते हैं ना। तो ये भी कैच है कि जब आप याद करोगे तो पहला और आखिरी, फिर 9वें से आएंगे मघा और अश्लेषा, फिर उधर आओगे कि मूल और रेवती, ये गंडमूल आ जाएंगे ना। तो इतना तो याद ही रहेगा। हाँ, 9 तक गए तो इसका मतलब है 10वां फिर लास्ट, फिर ऐसे गंडमूल आ जाते हैं। अच्छा, गंडमूल के बारे में यही है कि बच्चे का जन्म इसमें होता है, तो जो भी गंडमूल आएंगे इसका मतलब है कि वो केतु का होगा या बुध का होगा। ये मोटी मोटी बात है कि आपने देखा, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आपने देखा नक्षत्र स्वामी कौन है। अगर केतु या बुध है तो इसका मतलब है कि हाँ ये गंडमूल में पैदा हुआ है। तब इसकी कहानी आगे चलेगी कि किस चरण में पैदा हुआ है तो उसका क्या ऐसे चरण भी बराबर का इफेक्ट डालते हैं मूल नहीं, में? सब अलग अलग, चारों चरण अलग होते हैं। हाँ, मतलब चरणों का भी इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। ये तभी तो, इसका मतलब आप ऐसे देखो कि जैसे हम लोग मान लो यहाँ से कपूरथला गए, सपोज करो कि 2 किलोमीटर था। हाँ? अब ग्रहों में क्या कहते हैं, सूर्य अश्वनी नक्षत्र में था, अब कहाँ है? अब कहेगा पुष्य नक्षत्र में। तो वो दूरी कैसे बता रहा है? नक्षत्रों से बता रहा है। किलोमीटर की जगह वो नक्षत्र पे बात करता है। अच्छा, मंगल इस नक्षत्र में था, अब इतना चल के इस नक्षत्र में आया, तो जितनी दूरी वो तय कर रहा है वो नक्षत्रों में बात करता है, वहां पे किलोमीटर मीटर नहीं है। चंद्रमा इस नक्षत्र में था, अभी इस नक्षत्र में, तो इसकी दूरी नक्षत्रों पे आ रही। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपको सीक्वेंस में नक्षत्र याद होने चाहिए। आप सीक्वेंस में नक्षत्र याद करोगे, फिर हम देखेंगे कि कौन सा नक्षत्र कहाँ पे बैठा है। अच्छा, अश्वनी नक्षत्र में है, अच्छा अश्वनी नक्षत्र में, तो अश्वनी नक्षत्र में कितने डिग्री पे है? तो कहेगा इतने डिग्री पे। अच्छा, इतना डिग्री में कौन सा चरण आएगा? तो कहेंगे अश्वनी नक्षत्र का इतनी डिग्री में ये नक्षत्र आएगा, ये चरण आएगा। तो हम कहेंगे अच्छा इसका स्पेसिफिक बात ये। हाँ, तो हमने नक्षत्र से चालू किया, फिर उसके चरण पे ले गए, फिर स्पेसिफिक निकाला कि इस चरण पे कौन सा ग्रह था और कौन कौन से ग्रह हैं। तो ऐसे डिकोड होता है ज्योतिष, ऐसे डिकोड होगी। नक्षत्र सीक्वेंस में याद होंगे तो हमें इजी रहेगा। ठीक है। अच्छा, शुरू में मैंने कहा था कि व्यक्ति के बारे में बताया मैंने। अब देखो एक मोटी मोटी कहानी बताए। अब किसी की कुंडली लेंगे ना तो फिर ठीक नहीं रहेगा, अपनी अपनी कुंडली देख लेना, नहीं तो अभी मालूम पड़ जाएगा कि आदमी कैसा है। कहेंगे यार नहीं नहीं हम तो ऐसे नहीं है, कुंडली गलत लगा। ये परेशान है इनका तो नहीं ले सकते भैया, कोई दिक्कत नहीं। अगर जो है अच्छाइयाँ और कमियां दोनों होती हैं और दोनों अरे तो काहे किसी को बताई जाए पब्लिकली। नहीं तो
इन फ्यूचर तो हमें आज नहीं कल एक पता ही दूसरे की चल पता जाएगी। लगेगी, लोग कोई पाएगा ही नहीं। इसमें देखो एकदम बहुत बढ़िया कैच है, किसी की कुंडली देखा उसको बताने की जरूरत नहीं है ये बात। लेकिन जो कुंडली देखता है वो एग्जैक्ट बताता नहीं सामने देखो, वाले को। कुंडली वो में दुविधा देख के रखता है। जो दिखा है वो बताना नहीं। बताना उसमें नहीं, बहुत एक सारे- एकदम बात को ध्यान बहुत से सारी सुनो। चीजें होती हैं जो- ज्योतिष का मतलब बबरिया नहीं है कि ये देखो बब सही कह रहा है, ये तो सीखो। अगर किसी का गलत है भी तो बताना नहीं है। डराना नहीं है। नहीं नहीं, डराने की आप बात बात में को बताना समझो, ही नहीं है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पोस्ट है आपके पास। आप दो काम पे ध्यान दोगे, एक कंसल्टेंसी और एक अलाइनमेंट। अलाइनमेंट केवल अलाइनमेंट पे हम ध्यान देंगे, उसको खोदेंगे नहीं। यार तुम बेकार आदमी हो, तुम्हारी कुंडली कह रही है, ये क्या मतलब है यार? हम नहीं करें। देखो कैसे मालूम पड़ जाता है बेकार आदमी। बेकार आदमी का मतलब ये होता है एकदम किसी की कुंडली अरे देखो कुंडली देख के आप यही जान जाएंगे कि तुरंत- आपकी मानेगा नहीं जो आप बोलेंगे, ये तुरंत भी मालूम पता चल पड़ता है, जाएगा। लेकिन आप उससे मुंह पे क्या ही कहोगे ना, तो आप लेकिन जान जाओगे कि उसके अगले अगले दो क्वेश्चन आएंगे, उसका उस हिसाब से तो आप लोग, आपने हम सबकी कुंडली देखी है तो आप सबके समझ बारे नहीं में आता कौन कौन से कैसे आदमी सब हो। जानते अब होता क्या है, जब कुंडली देखते हैं तो केवल वो चीज देखते हैं जो वो पूछ रहा है, बाकी हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप टाइम निकाल के वो देखना चाहो तो देख लो, चाहिए। अब देखो कैसे, एक बात हमने पहले कहा था कि जो पहला भाव है वो बताता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। इसका क्या मतलब है, वो उसका व्यक्तित्व कैसा दिख रहा है, फिजिकल अपीयरेंस वो फिजिकल कैसा दिख रहा है, और वो जैसा दिख रहा है वैसा वो जनता को दिखा रहा है। इसका मतलब है कि पहला भाव ये कहता है कि तुम दुनिया में कैसा दिखना चाहते हो ना। हम ऐसा दिखना चाहते तो ऐसे कपड़े पहने, नहीं तो हम कुर्ता पैजामा पहनते, नहीं तो हम धोती कुर्ता पहनते, ऐसे त्रिपुंड लगाते। हम ऐसा दिखना चाह रहे ना, हम अंदर से क्या है हमें मतलब नहीं है। वो जो है क्राइम करके आया है, खून करके आया है, हनुमान सेतु पे घंटा बजाता है और बाद में पकड़ा जाता है, कहता है यार ये तो क्रिमिनल था। तो वो क्रिमिनल था ये नक्षत्र बताएगा, अंदर से क्रिमिनल था। और वो दिखना क्या चाहता था वो तो ये बता देगा। ये अपने बस में है ऐसा, जैसे हम हैं जैसे वैसे वो हम ना कानपुर दिखें। वाला था वो नहीं, उज्जैन अगर आपका जन्म इस नक्षत्र में हो गया ना, विकास दुबे एकदम सीधे देखो, जैसे 159 उज्जैन पकड़ा गया था। 159, इससे आप तुरंत समझ जाओ। जैसे मान लो कि आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है, नहीं आप, हाँ मान लो भरणी नक्षत्र में, भरणी बता दो। नहीं भरणी किसी की कुंडली लेके बता दो, नहीं नहीं अपनी बता दो, 100% गुप्ता जी कैसे अपनी नहीं बता लो, पता? अपनी तो किसी का अच्छी तो बताने है। पड़ेगा, किसी को उठा ही लीजिए आप। अपनी अपनी लीजिए भैया। अपनी लो, अपनी लो। मेरी ले लो। नहीं इनकी अच्छी है, अपनी ले। भैया आपकी अच्छी, हम लोग की खराब है, और मेरी उठा लीजिए। नहीं अपनी नहीं बताए। नहीं, इससे तुम समझ जाओगे। हमारा मतलब है किसी को बताने नहीं हम चाहते, नहीं, वो वो कंसेप्ट सिखाना समझ गए, सिखाना। सबकी कुंडली पे लगा दो। वो क्यूरियोसिटी नहीं आ रही ना, हाँ तो ये अपनी कुंडली लो, अपनी लो। देखते देखते भाई, मजा ही नहीं आ रहा। अरे मजा आएगा। अरे देखो। वो अपनी कुंडली दिखाई है, उनका नहीं नहीं, लीजिए। इनको तो सब जानते हैं ना, ये सारे जितने लोग बैठे हैं इनको जानते नहीं, हैं ये ना, लीजिए, तो इनको भी किसी तो और जानना की है। चाहते हैं ना, जो बगल में बैठे जान हैं। लेंगे, ऐसे इनकी सब- भी एक दिन उठाएंगे। सबकी सबको कुंडलियां लेके आपस में शेयर कर लेना। नहीं सब हमारा ये था, हमने लेकिन कहा था उठाएंगे। तुम्हें जान नहीं। आपस में शेयर करेंगे, नहीं, दूसरे भैया, बारे में कुंडली बताओ। अच्छी है। अभी अभी एक दो बातें मैंने कही थी, हो सकता है ग्रुप में आई नहीं। मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो सबकी आईडी चाहिए मुझे, है? हाँ। और हमें चाहिए कि एक फॉर्म बनाएंगे, उसमें उसका डेटा पूरा कि हस्बैंड का ये सबकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वो एक हमारा बैंक बन जाएगा, उसी में से वो सब चीजें निकलेंगी ये- ना। हम क्यों बाहरी लोगों की कुंडली उठाएंगे ना। तो ऐसे हम लोग पढ़ाते हैं, तो कभी इनकी केजरीवाल कुंडली की कुंडली आसान उठानी। है, जब इनकी कुंडली देखेंगे तो आपको सीखने में आसानी रहेगी। मेरी उठाएंगे, मेरे में दिमाग लगाना पड़ेगा। नहीं नहीं देखो, इनकी अभी में आसान है कोई कुंडली। बात नहीं। जैसे ये कुंडली है, कुंभ लग्न की कुंडली है, देख लिया 11 नंबर लिखा है, इसका मतलब व्यक्ति कुंभ लग्न का है। अच्छा, कुंभ लग्न का व्यक्ति कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, थोड़ा सा मोटा, थोड़ा सा काला, थोड़ा सा मतलब सिंह जो वो शनि शनि शनि। शनि शनि, इसका मतलब है ये कुंभ लग्न का व्यक्ति ऐसा ही दिखता है। क्योंकि उसका स्वामी शनि है। हाँ, हाँ। इसका स्वामी शनि है, तो क्या ही कहेगा, थोड़ा सा आध्यात्मिक टाइप का होगा। आध्यात्मिक होगा, आंख से शनि। कमजोर, पैर से आंख- कमजोर। तो जैसा मैं हूँ बूढ़ा। ऐसा देखा ऐसे कुंभ लग्न वाले होते हैं। अच्छा, हमें अच्छा, याद दिला दे शनि क्या क्या इसका है। कुंभ लग्न का स्वामी शनि होता है ना, ये आपको मालूम है। तो
अच्छा उसपे ग्रहों की दृष्टियों ग्रहों पे भी की फर्क आता है। ग्रहों कौन ना? कौन बैठा है? अब देखो मान लो यहाँ पे हमारी कुंडली में सूर्य और बुध बैठा है ना, अपनी कुंडली बना देते हैं, उससे जो समझाना चाहते हैं वो समझाएंगे भाई। हाँ शनि शनि स्पार्क देखो। नहीं आ रहा स्पार्क आना चाहिए। ये शुक्र है यहाँ पे है, और यहाँ पे चंद्र चंद्रमा बैठा है। देखो इनको हमारी कुंडली है। शनि 6th हाउस। मैम वो से याद सारी दिखवाते यादें हैं अपनी व्हाट्सएप कुंडली। करो वो भी याद रहती है। अब किसी का कहीं बैठा किसी का कहीं नहीं बैठा तो जो हाँ, हाँ। चीज हम बताना चाहते हैं वो कैच मिल जाएगा। 4th हाउस बृहस्पति। यहाँ पे बृहस्पति है, राहु केतु 9th 3rd यहाँ पे राहु है, यहाँ पे केतु, मंगल मंगल उच्च का 12 मंगल जबरदस्त हो गया। चलो, कुंडली हो बड़ी गया। जबरदस्त है वाकई में। मान लो ये कुंडली है, अब इसको तो आप अब इलाबोरेट आप ये करिए। देखो कि ये व्यक्ति जैसा है वैसा है कि नहीं। तो सबसे पहले लग्न लॉर्ड ना? उठाओ, देखो कहाँ है। तो अब आपको बात को समझना, एक छोटा सा कैश है, एकदम छोटा सा। आप जैसे ही कुंडली का पहला पन्ना देखोगे इसके बारे में जान लो, लेकिन ये बात आप अपने तक रखना। भाई ये पहले उसमें क्या है चंद्र ये 5 नहीं सातवां है। पहले पे सूर्य बुध। सूर्य और बुध। मंगल। चश्मा लगाइए सूर्य भैया। बुध है लग्न में, बाद दूसरे में भाव पे जिनसे- शुक्र है। शुक्र है। दूसरे में भाग्य शुक्र है। मंगल है। अरे हमारी कुंडली का बना दो। अभी तो ये अपने हिसाब से बताएंगे। चलो चलो देखो बना दो। अरे हमारे एक कैश देना है वो दो। देखो अब जैसे आपने इसमें देखा कि भाई इस व्यक्ति के लग्न का स्वामी शनि है ना। अब ये एक बात है, क्योंकि ये शनि, ये एक छोटी सी बात, आप जैसे ही कुंडली देखोगे किसी की, आप देख लोगे इसका लग्न क्या है, आप जान गए इसका स्वामी शनि है। एक बात खत्म हो गई। इसके बाद हम देखेंगे शनि कहाँ बैठा है और उसपे क्या क्या दृष्टियां हैं, वो अलग की बात। अब हम देखेंगे इसका जो है नक्षत्र कौन सा है। तो अब जैसे नक्षत्र देखेंगे तो चंद्रमा कितने डिग्री पे बैठा है, कौन सा नक्षत्र है, हम ऐसे ही बता देते हैं, ये पूर्वा फाल्गुनी है। इसका वो हम बता देते हैं, पूर्वा फाल्गुनी का। कितने से हम मतलब वो लग्न भी पूर्वा फाल्गुनी में पैदा हुआ इंसान पिछले जन्म में बहुत कुछ इतना करके आया है अब कि वो राजा समान जीवन अच्छा जिएगा। वो ये कैच इसका ले लो, मतलब है। कैच, मजा आ जाएगी। ये पूर्वा फाल्गुनी अब- जिसका भी नक्षत्र आएगा वो इसका अब यही पूर्वा मतलब है। फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी कौन, इसका स्वामी है शुक्र। देखिए कितना बार कैच देने जा रहे हैं, ये बहुत स्टडी करने के बाद निकल पाएगी बात। तो इसने कहा कि भाई इसका जो लग्न कुंडली देखी थी उसमें हमने देख लिया कि इसका स्वामी शनि है। अच्छा अभी हमने नहीं पढ़ाया है, इसके बाद का वो चैप्टर है, हम बताएंगे कोई घटना कब होगी ना, तुम्हारी शादी कब होगी, एजुकेशन, बाहर कब जाओगे, गाड़ी कब खरीद, जब भी कोई पूछेगा कब, तो आप बताओगे अंतरदशा अंतरदशा, इसकी दशा चल रही है इसमें खरीदोगे। अच्छा दशा अंतरदशा कैसे डिसाइड होती है? दशा अंतरदशा डिसाइड होती है कि जैसे ही तुम पैदा हुए उस समय चंद्रमा किस नक्षत्र में था ना। पता नहीं कौन से नक्षत्र में पैदा हो गए, हमारे साथ यही सब होता है। कुछ लॉजिकल है, क्यों ऐसा उसने कहा, क्योंकि जिस नक्षत्र में तुम पैदा हो जाओगे वहीं से तुम्हारी दशा चालू होगी। अगर हम पूर्वा फाल्गुनी में पैदा हो गए, इसका मतलब है कि हमारी पहली महादशा शुक्र की आएगी, क्योंकि इसका स्वामी शुक्र है। अच्छा कलयुग में हम लोग सूर्य से चालू करते हैं, तो इसका कैच भी दे दे। जैसे सूर्य है, सूर्य का मतलब कहां से हमने आए, अश्वनी भवनी कृतिका, कृतिका का स्वामी कौन है, सूर्य। यानी कृतिका के नक्षत्र से हम ये विश्वोत्तरी दशा चालू करते हैं। तो मान लो कृतिका नक्षत्र में इसका जन्म हुआ तो इसका स्वामी शुक्र होता, ठीक है। तो इसकी महादशा कितनी है, इसकी 6 साल है। केतु शुक्र सूर्य, सूर्य के बाद क्या आएगा, चंद्र। ये भी आप याद कर लेना, लिख लेना, क्योंकि ये हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। सूर्य के बाद चंद्र, फिर मंगल, राहु, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर बुध, फिर केतु, फिर शुक्र। वो है दशा दशा अंतरदशा। ये दशा अंतरदशा प्रत्यंतर सूक्ष्म कहाँ सबका सीक्वेंस सेम रहे। सूर्य से ही निकालेंगे। मतलब ये जैसे पहले हम लोग केतु से निकालते थे, अब तो
ऑनलाइन खोलो तो वो तो दिखा देता है ना, तो हम दिखा लोग को सकते हैं, दिखाने की जरूरत नहीं। आपको एक लॉजिक मालूम होना चाहिए, क्योंकि इस लॉजिक पे ही हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। मंगल वो जो लिखा है उस पे मत जाओ, 6 इयर्स के लिए आते हैं चंद्र। इसका भी लॉजिक बताएंगे। अभी देख लो, सूर्य 6, चंद्रमा 10, मंगल 7, राहु 18, बृहस्पति 16, शनि 19, बुध 17, केतु 7। और शुक्र 20 20 साल के आते हैं ना। हाँ, अब इसको पूरे को कैलकुलेट कर दो, टोटल कर दो, कितना आ रहा है सब? 360 ही आएगा। 360 ही आना। नहीं नहीं, कैलकुलेट करने की जरूरत है। शुक्र चंद्र मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र शुक्र कहा गया है। शुक्र बगल में आया ना, ये 20 साल का। शुक्र आखिरी में है। इसे विषोन्तरी दशा कहते हैं। इसका मतलब है कलयुग के लिए पराशर ऋषि ने सोचा कि मनुष्य की आयु 120 साल होगी, पूर्ण आयु। तो हम लोग पूर्ण आयु को 120 साल मानते हैं, तब इसका सम करोगे तो 120 आया। ठीक है। अच्छा, मान लो कोई गलती से 125 दी गया तो फिर आगे से स्टार्ट हो जाएगा, फिर तो ना, फिर आगे स्टार्ट हो जाएगा। मान लो कहीं पे उसकी 120 साल खत्म हो गया, तो फिर हम आगे स्टार्ट कर देंगे उसकी दशा। लेकिन पराशर ऋषि ने ये माना कि कलयुग में मनुष्य की दीर्घ आयु 120 साल की है। अच्छा, भैया कैच बता दीजिए, वो दिमाग में अटक गया है। कैच यहीं से निकलना बंदा है। के अंदर कैसा होगा वो पहले पॉइंट। तो कैच यहीं से निकलेगा, क्योंकि ये जानना जरूरी है आपका। आपने जैसे कहा कि इसका जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ, इसका स्वामी शुक्र है। ठीक है। ये जो शुक्र है ये लग्नेश का स्वामी मित्र है ना, 1, 5, 9। अगर लग्नेश 1, 5, 9 आप देखना, जो भी स्वामी निकला उसका 1, 5, 9 देख लो आप। अगर उसका स्वामी 1, 5, 9, जो 1, 5, 9 का स्वामी निकलेगा, अगर वो नक्षत्र का भी स्वामी है, तो इसका मतलब है वो जैसा व्यक्ति है वैसा ही दिखता है। आराम से रात में सोएगा, इसको कोई ऐसी अंदर दिक्कत बाहर नहीं से कि सेम ये है। क्या कहेगा वो क्या कहेगा। अंदर बाहर से सेम है। इसका सक्सेस होने से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि व्यक्ति की जैसा होगा वैसा बोलेगा, वैसा दिखेगा, वैसा करेगा ना, तो उसको कंफ्लिक्ट नहीं है लाइफ। अभी वाइस वर्सा कुछ उल्टा ले लो, जैसे मान लो कि ये कुंभ लग्न का व्यक्ति है ना, अब इसकी कुंडली में आपने कोई नक्षत्र देखा, तो मान लो केतु के नक्षत्र में पैदा हो गया ये ना, तो अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ, यानी केतु में पैदा हुआ। तो आपने देखा यार इसका मित्र है कि नहीं, देखा नहीं, मित्र तो नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है। किसी की कुंडली में अगर जन्म लग्न का स्वामी और देखोगे नक्षत्र का स्वामी, इस नक्षत्र का स्वामी अगर जिस भी लग्न का है वो निकला है उसका 1, 5, 9 नहीं है, तो इसका मतलब है इसकी लाइफ कॉन्फ्लिक्ट रहेगी। ये दुनिया में दिखाएगा कि हम ऐसा हैं और वो अंदर से वैसा है। तो क्या होगा कि इसको रात में प्रॉपर नींद नहीं आएगी ना। ये सीएम है, ये पीएम है, विधायक है, लेकिन अंदर से हमेशा परेशान रहे। जैसे आपका ये- 11, 3 और 9, 7 है, आप इसी का बताइए। नहीं, तो इसमें देखो जैसे इसका 1, 5, 9 देखते हैं हम, तो 11, 1, 2, 3 और 7 आता है, यानी इसके पास शनि, बुध और शुक्र ना, तो इसके 1, 5, 9 में ये जैसे मान लो आ गया, तो ये ठीक हो गया ना। 1, 5, 9 में अगर जो भी लग्न निकला है उसका स्वामी देखो, जैसे इसका स्वामी शनि है, यानी ये कुंभ लग्न की कुंडली है ना, तो कुंभ लग्न के 5वें भाव का स्वामी बुध है और 9वें भाव का स्वामी शुक्र है। ये समझ में आ गया कि नहीं? कोई भी लग्न होगा उसके स्वामी तो आप समझ लो ना, कुंभ लग्न को लग्न का स्वामी और 1, 1, 5, 9 का स्वामी सेम होगा, तो उसका व्यक्तित्व मतलब सेम होगा अंदर बाहर से। देखो, आप 1, 5, 9 तो समझ ही गए हो ना। तो आपने देखा कि अगर 1, 5, 9 बैठता है उसके नक्षत्र का स्वामी, तो इसका मतलब है वो एक जैसा आदमी है। अच्छा, कभी ऐसा निकला कि भाई लग्न का स्वामी जो है मान लो कि मंगल है ना, और जो नक्षत्र का स्वामी है वो मंगल भी नहीं है
वो सूर्य भी नहीं है, वो बृहस्पति भी नहीं है, नक्षत्र का स्वामी। इसका मतलब है कि इसकी पर्सनालिटी में गड़बड़ आया, और गड़बड़ ऐसा आएगा कि लाइफ उसकी कंफ्लिक्ट रहेगी। मतलब वो चाहता है कि दुनिया को दिखे कि हम ऐसे हैं, लेकिन वो वैसा नहीं है। मेरा क्वेश्चन है भैया ये, जो आपने बोला ये 1, 5 और 9 का स्वामी, ठीक है, तो इन तीनों के स्वामी में अगर वो नक्षत्र का स्वामी कहीं भी आ रहा है तो हाँ। सेम है ना? हाँ, यही बात। मतलब ये किसी भी कहने एक- का- हाँ, यही बात है, यही बात। मेरा जैसे- यहाँ यही कहने का बात। मतलब ये है जैसे कि 11, इनके हो गए 5 शनि जी, ठीक है, शनि, बुध और इनके शुक्र। हो गए बुध जी, हाँ। और इनके हो गए और शुक्र जी। इसमें भी आप देख लो, तो आपका शुक्र आ रहा है। शुक्र आ गया तो इसमें सेम। देखो, हाँ। अगर यही आया, हम्म, शनि ही आया और नक्षत्र स्वामी भी आया तो वो बढ़िया है। अगर बुध आ गया तो उससे भी बढ़िया है, और शुक्र आ गया तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि हमने क्या बताया था, अच्छा 1, 5, 9 शुभ, उससे भी शुभ और उससे भी शुभ। हाँ, हमने केंद्रों में क्या कहा था, 1, 4, 7, 10, तो 1 से ज्यादा बदली 4, उससे बदली 7, उससे बदली। तो ऐसे ही आप किसी की कुंडली देखोगे तो पहला ही कैच आ गया, कुंडली खोली, देखा नक्षत्र स्वामी और देखा लग्न। अब आप समझ गए कि क्योंकि जब हम किसी की कुंडली देखते हैं तो उसके बारे में कुछ नहीं मालूम होता है। जैसे फोन आएगा आपके पास, ये डेट ऑफ बर्थ है, बताओ, तो पहले देखा ये कि आदमी कैसा है, देखा आदमी ऐसा है ना। अब वो जैसे क्वेश्चन कर रहा है हम उस तरह की उसको आंसर करते हैं। एक आदमी को जज करने का एकदम क्विक तरीका। उत्तर ये देखो मैंने निकाला ऐसे, ये ठीक है। एक 5 9 ये मंगल है, ये ये बृहस्पति है, ये चंद्रमा है, ये शनि नहीं है, बृहस्पति। ये है 12वें का, हाँ बृहस्पति आएगा, ठीक है, 12वें का बृहस्पति आएगा, वैसे ठीक है, सही हाँ। निकाला है। रोहिणी चंद्रमा। हाँ ठीक। सर एक बार फिर से समझाइए। आप पहले देखो कि सबसे पहले देखो कि महादशा कैसे चालू होती है। अभी महादशा चालू करेंगे, क्योंकि जैसे नक्षत्र हमने बता दिए, नक्षत्र हमने इसलिए बताए हैं क्योंकि हमें महादशा बतानी है कि ये चीज कब होगा, ये बतानी है। कब बताएगी महादशा, महादशा बताएगी कि कब होगा। महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म, काम, ये 5 तरह के सब कॉलम आ जाएंगे। सबसे बड़ी महादशा, उसके बाद अंतर, उसके अंदर प्रत्यंतर, उसके अंदर सूक्ष्म, उसके अंदर काम। लेकिन सबका सीक्वेंस सेम है ना। केतु के बाद शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, ये सेम रहना है, सीक्वेंस सेम रहना है। इससे बहुत सारी चीजें आपको तुरंत क्लियर हो जाती है ना। जो हमारे ऋषियों ने ये दिया है ना, एकदम अल्टीमेट दिया है कि लगता है कि हाँ कोई मतलब है। और ऋषियों की किसी भी बात का बहुत दूर तक मतलब जाता है। पढ़ा है एक लाइन और उसका बहुत दूर तक मतलब गया, और सारे मतलब लिंक है। ये एक बहुत बड़ी बात है। हमने आपसे कहा कि आपका जन्म जिस राशि में होता है वो आपकी जन्म राशि होती है। मतलब आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में है वो आपकी जन्म राशि है। बात खत्म है, क्लियर है ना। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में है वो जन्म राशि है। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो जन्म का नक्षत्र है। और जिस जन्म के नक्षत्र में होगा चंद्रमा, हाँ, तो उस नक्षत्र का स्वामी जो होगा उससे उसकी महादशा चालू होगी। बात क्लियर है कि नहीं? ये बात क्लियर हो गई तो आगे बताएं। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो उसका जन्म नक्षत्र, और उस जन्म नक्षत्र का जो स्वामी वही उसकी पहली महादशा, और उसके बाद सीक्वेंस वही रहेगा जो हमेशा सबका रहता है। मगर हमने तो सूर्य से शुरू करी थी ना। तो क्या हो गया, आपका जन्म किसी भी नक्षत्र में हो सकता है ना, वो सीक्वेंस सेम है देखेंगे सीक्वेंस में। ठीक है, ना। सीक्वेंस में हम बीच में घुस जाएंगे। हाँ, आपका जन्म जहाँ हुआ है, हमारे जन्म के समय चंद्रमा किस नक्षत्र में था, किस नक्षत्र में था, इसका स्वामी कौन है, इसका स्वामी ये है, तो उसकी पहली महादशा। मान लो कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ, उसका स्वामी सूर्य है, तो सूर्य की महादशा पहली आएगी। अच्छा, जैसे ही नक्षत्र चालू हुआ वैसे ही जन्म हो गया है तो आपको 6 साल मिलेंगे। बीच में जन्म हुआ है तो हो सकता है 3 ही साल मिले, या नक्षत्र खत्म होने के समय हुआ है तो आपको जितना समय मिला है उतना तो वो हम डिग्री से जानेंगे, वो डिग्री से जान जाएंगे।
कि जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में है वो राशि हो गई, जन्म राशि हो गई, जन्म राशि हो गई। और जिस नक्षत्र में है वो जन्म नक्षत्र हो गया, चंद्रमा और जो जिस नक्षत्र का जो स्वामी है उससे वो महादशा स्टार्ट होनी है। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी बात ऐसी है क्योंकि ये आपको डिसाइड कर देता है कि आगे की जिंदगी कैसी हो। नक्षत्र का स्वामी भी सामने लिखा होता है। और मतलब ये बात आपको डिसाइड कर देगा कि इसकी आगे की जिंदगी कैसे होने वाली है। हो सकता है कि ये दोनों अलग अलग हों और ये जीवन में कुंडली के हिसाब से, बाकी ग्रहों की पोजीशन के हिसाब से मोदी बन जाए, लेकिन वो रात में उसको नींद नहीं आएगी और वो लाइफ में कहीं ना कहीं परेशान रहेगा, चाहे पावर कितनी भी हो ना, पैसा कितना भी हो। पैसा पावर अलग है और तुम मेंटली सुकून में हो कि नहीं हो वो अलग बात। हमारे पास बहुत पैसा है और बेटा ड्रग्स लेता है कि वो वहां फंस गया, कि उसने एक्सीडेंट कर दिया, कहां कुछ भी हो ना। अच्छा, जो इस तरह के लोग में आपको मिलेंगे, जैसे मान लो वही इसका 1-5-9 से संबंध है उसके नक्षत्र का, उसके लग्न से, तो इसका मतलब ये आप बिल्कुल मत समझो कि ये बहुत अच्छा आदमी होगा, ये कंसेप्ट मत लाना। इसका मतलब ये है जैसे केजरीवाल है? दिन में 50 झूठ बोलता है लेकिन वो अपने से संतुष्ट है। मान लो केजरीवाल का जो लग्न का स्वामी है और जो नक्षत्र का स्वामी है वो मित्र में आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब है उसकी पर्सनालिटी सेम है। वो रात में आराम से सोता है, वो दिन में जो बोल रहा है वो उसको सच मानता है, जो अपने मुंह से बोलता है उसी को सच मानता है, उसी के साथ चलता है। तो इसका मतलब है वो दिन में 50 झूठ बोले लेकिन वो आराम से है, क्योंकि वो द्वंद की लाइफ नहीं जी रहा है कि यार अभी क्या है कि अभी मैं क्रिमिनल हूं ना, मैंने वहां मर्डर किया, वहां मर्डर किया, अब क्या करें यार। आजकल ये जो बाबा लोग नहीं पकड़े जाते हैं, जाके कहीं मंदिर के पुजारी बन गए, लेकिन उसका कैरेक्टर तो सेम है, अंदर क्रिमिनल ही बैठा है, तो मंदिर में रहेगा लेकिन क्रिमिनल जैसी ही बातें सब देखेगा, समझेगा। इसका मतलब वो ड्यूअल पर्सनालिटी है, वो है क्रिमिनल लेकिन अपने को दिखाता है कि मैं पुजारी हूं ना। तो जो इस तरह की पर्सनालिटी के साथ जीते हैं उनके पास चाहे जितना पैसा हो, चाहे जितनी पावर हो, चाहे जितना, लेकिन वो अपने से ही परेशान है बेचारे, क्योंकि वो दो तरह के द्वंद में जीते। उनके मन में जो है वो नहीं बोल पाते, मन में तो क्राइम बसा हुआ है, अब बोलना पड़ रहा है मंत्र या बजाना पड़ रहा है घंटा, सोचते यार चाकू होना चाहिए था। तो ये ड्यूअल पर्सनालिटी वाले लोग ऐसे हम पहचान लेते हैं, या जैसा आदमी है वैसा है कि उल्टा है। एक मोटी मोटी बात हमने इससे निकाली, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है, सक्सेस से कोई मतलब है नहीं। मतलब हम ये है कि हम जो बोलते हैं और आराम से सोते हैं, हम उस पर स्टैंड करते ना। जैसे केजरीवाल है, मोदी है, अब मोदी बोलते हैं बढ़िया, सुनते हैं सब, तो वो जो बोल रहे हैं क्या वैसे ही वो हैं। अभी एक सीरीज आई थी, नहीं वो क्या था, जो एक बाबा था, वो नहीं आश्रम करके, तो अब वो अपने को दिखाता क्या है, वो दिखाता है कि मैं इतना बड़ा बाबा हूँ, इतने आश्रम से लाऊं, आपकी वाली पर्सनालिटी आ गई कि ड्यूअल पर्सनालिटी। हाँ, और वो मन में क्या है उसके लिए, तो वो अच्छा ये कैसे कैच कर लेते हैं। आप जब कुंडली देखते तो आप देखते कि यार अच्छा इसके लग्न का स्वामी और इसके नक्षत्र का स्वामी दोनों अलग है। अच्छा वो कितनी पावर है, कितना सक्सेस है, वो तो ग्रह नक्षत्र बताए। एक कैच है ये हल्का सा, लेकिन ये भी समझने के लिए काफी स्टडी लगती है, ठीक है। और जैसे नक्षत्रों के बारे में मैंने बताया, नक्षत्र बताते हैं कि मन से कैसे हो, और लग्न बताता है कि तुम दिखते कैसे। तो कुछ लोग नक्षत्र को हल्के में लेते हैं, इसलिए मैं बताना चाहता था कि नक्षत्र बहुत भारी में, क्योंकि सारी एनर्जी हमें नक्षत्र से मिलती है, क्योंकि नक्षत्र का देवता, नक्षत्र का स्वामी वही दशा निर्धारित कर रहा है, वही महादशा निर्धारित कर रहा है, वही जन्म का नाम, हमारा नाम क्या होगा ये भी नक्षत्र निर्धारित कर रहा है। तो नक्षत्र एक बड़ी चीज है। किसी के नाम के जो नाम रखे जाते हैं वो भी लग्न से रखते हैं, नक्षत्र से रखते हैं, नक्षत्र से ये देखिए, नक्षत्र पैदा हुआ है। बताइए ये मेरा नक्षत्र का ये निकाले, दो निकले मेरे, अच्छा नक्षत्र के चरण में ब्रह्मा और प्रजापति, इसका स्वामी चंद्रमा, इसका ये चंद्रमा मैच, तो इसकी बड़ी अच्छी स्टोरी है, एक दिन बताएंगे। ये दोनों मैच खाते हैं, हम ये बताएंगे। ये देखो, हाँ, समझ गए। जो आप बोल रहे हैं। जो नक्षत्र की कहानी याद करने के लिए एक ऐसी भी कहानी है, मृगशिरा नक्षत्र की है, वो हम बताएंगे। जैसे ब्रह्मा जी अपनी
पृथ्वी पे मोहित हो गए हाँ। तो कैसे भागे, तो उसमें कौन कौन सा नक्षत्र शामिल हुआ, अच्छी सी स्टोरी है। वो याद हो जाएगी। हाँ वो याद हो जाएगी, इससे ऐसे नहीं होगा। कांड जो होते हैं वो इतना याद आते हैं, ये कांड ऐसे किया था। अब मंगल की पहली पत्नी अच्छी होती है, दूसरी बुरी होती इस तरह की तो है। बातें होती शुक्र है, की तो पहली अच्छी होती है, दूसरी बुरी होती है। उनको लगता अब है। याद हो गया ना। हाँ, उनको लगता है। तो आपका समझाना तरीका बढ़िया था, वो छप गया दिमाग में। हाँ मतलब नक्षत्र से हम मतलब पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं? मन की स्थिति या मन से कैसा है वो ये पता बहुत बड़ी पीएचडी की बात एक लाइन में दे दी, ये आप धीरे बाद में सीखेंगे। तो ये वाला तो प्लस पॉइंट है जो मेरा आया अभी रुपए, है ना? ये वाला प्लस पॉइंट आ गया। सर ये बताइए, तुला लगने की राशि है और 1, 5, 9 में हमारे 7, 11, 3 आ रहे हैं, इसके बारे में बताइए। ठीक है, फिर देख- मिथ है ना, ये तो मिथ हुआ। बुध हो गया ना, तीसरे का बुध हो गया, 11वें का शनि हो गया और 7वें का तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। 1, 5 लगा हुआ है। 1, 5, 9 हाउस में 7, 11